नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त इंद्रजीत एक बार फिर आपके सामने इस एडवांस जीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपसे बात किया था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। उसमें 4 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और 22। अनुच्छेद 19 और 20 के बारे में हमने डिटेल स्टडी पिछली क्लास में कर लिया था। इस बार दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 की। तो दोस्तों, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में दोस्तों बताया गया है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ। और दोस्तों, राइट टू लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जीवन जीने की ही स्वतंत्रता है। जीवन आप ये कह लीजिए डिग्निफाइड लाइफ, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार संविधान हमें देता है। सम्मानजनक जिंदगी जीने में ही राइट टू लाइवलीहुड है, यानी आजीविका का भी अधिकार है दोस्तों। उसमें और भी तमाम तरीके का अधिकार है जिनकी संख्या बहुत अधिक है। उसमें जैसे राइट टू हेल्थ का भी अधिकार है दोस्तों, राइट टू स्लीप का अधिकार है, राइट टू वर्क का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार है। इस तरीके से तमाम वो सरोकार जो हमारे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उन सारे अधिकारों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 इसके तहत हमको और आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राइट टू प्राइवेसी। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी जो है वो इस समय लगभग डेली न्यूज में रहता है और लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बात बताई गई है। तो वो अनुच्छेद 21 के तहत ही हमको और आपको राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमारा निजी जीवन जो है, हमारे निजी जीवन की कोई भी बात जो है वो हमको जो है उसको प्राइवेट रखने का पूरा अधिकार है। उसे कोई पब्लिक नहीं कर सकता हमारी मर्जी के बगैर। अगर हमारी किसी भी प्राइवेसी को कोई लीक करता है तो उसके खिलाफ हम और आप जो है संविधान में प्रक्रियाओं के तहत कोर्ट जा सकते हैं और वहां से उस व्यक्ति को सजा दिलाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है जीवन का अधिकार, और उसमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में हमारे और आपके लिए बताया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और खास करके आजकल जब इंटरनेट का जमाना चल रहा है, इतना ज्यादा पूरा का पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो चला है, हम आप आधार से जुड़े हुए हैं, हमारी आपकी सारी की सारी सूचनाएं सरकार के पास भी हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास भी हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मान लीजिए अमेजन पे आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, और भी कहीं आप किसी बैंक से आप कार्ड स्वैप कर रहे हैं, कहीं पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारी आपकी बहुत सारी जानकारियां कंपनियों के पास में चली जाती हैं या सरकार के पास में है। तो वो उस जानकारी को अगर पब्लिक कर दें या कहीं पे लीक करें या किसी गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करें, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा और आपका जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, इसका वायलेशन हो जाएगा, और इसका वायलेशन करने पे उनके ऊपर दंड या पेनाल्टी का प्रावधान गवर्नमेंट ने कर रखा है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद 21A ऐड किया गया, 86th अमेंडमेंट 2002 में किया गया था। उसके थ्रू इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो जो शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों, या जो शिक्षा से संबंधित बातें हैं, इसको अनुच्छेद 45 में रखा गया था। और अनुच्छेद 45 दोस्तों आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, ये डीपीएसपी में आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहां पे इसका होने का मतलब ये था कि राज्य जो है वो शिक्षा के विषय में कानून बनाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था बनाएगी। ये उसके लिए सिर्फ गाइडलाइंस थी, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं था कि वो कानून बनाए या ना बनाए। रिसोर्सेस उसके पास है तो मैंडेटरी कानून बना सकती है, नहीं है तो नहीं बना सकती। लेकिन दोस्तों जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो उसके बाद में उसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 21A, और जिसमें शिक्षा का अधिकार अब हमारा और आपका संवैधानिक मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी के तहत दोस्तों
राइट टू एजुकेशन एक अधिनियम पारित किया गया 2009 में। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम पारित किया गया दोस्तों 2009 में, जिसको 2010 से लागू कर दिया गया है। तो जो व्यवस्था आज हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हमारे देश में हैं, चाहे वो नागरिक हों या गैर नागरिक हों, सभी को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके शिक्षा की व्यवस्था करें और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। तो यह व्यवस्था दोस्तों अनुच्छेद 21A में किया गया। तो दोस्तों देखिए, इस जो अनुच्छेद 21 है इसका बहुत अधिक महत्व है परीक्षा की प्रणाली के दृष्टिकोण से, प्लस हमारी आपकी जानकारी के लिए भी कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। हम जैसे चाहें वैसे अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक अपना जीवन चला सकते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता या हमारी प्राइवेट बातों को कोई ओपन नहीं कर सकता है, लीक नहीं कर सकता है। ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया का मसला है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। वो ये है दोस्तों कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान हमारा लागू हुआ तो अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ का अधिकार हमको और आपको मिला हुआ था, यानी जीवन का अधिकार जो हमको आपको मिला हुआ था, तो उसमें एक मामला कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने सुनवाई करते समय, गोपालन मामला था 1950 में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते समय, तो सुनवाई करने के बाद में जो फैसला दिया, वो फैसला दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों दो शब्द यहां पर लिखे, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि की विधिवत प्रक्रिया। दोस्तों जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको हम ब्रिटेन के संविधान के आधार पर ये बात ली गई है, और जो विधि की विधिवत प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोनों में मूलभूत अंतर यह है दोस्तों कि विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि हमारे देश में क्या था कि गोपालन मामले में ये कहा गया कि अगर कोई एक्ट बना दिया गया है और एक्ट में अगर कोई ऐसी बात कह दी गई है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सजा होगी आपको, यानी कि उसमें किसी प्रकार की विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी नहीं अपनाई जाएगी। जैसे क्या है दोस्तों, आज कानून बना दिया गया, जैसे बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, बना दिए जाते हैं और उनमें किसी प्रकार का फिर अमेंडमेंट पालन करवाते समय उसमें संभव नहीं है। लेकिन जब हमारा जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें ये बात विधि की विधिवत प्रक्रिया बताई गई है। मतलब अगर हमारे पास कोई कानून बना है और इसमें भी न्याय अगर नहीं हो पा रहा है, नेचुरल जस्टिस की बात की गई है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी कानून बना दिया गया, तो अगर बात न्यायालय में जाती है, तो अगर उस कानून के मुताबिक आपको सजा दी गई है, तो फिर अब उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। ये बात 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन जब मामला 1976 में मेनका वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जब केस हुआ 1976 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विधि की विधिवत प्रक्रिया की बात कही। विधि की विधिवत प्रक्रिया से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कि कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो फिर उसके साथ जस्टिस किस प्रकार से हो सकता है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, यानी कि विधि की विधिवत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दोस्तों विधि का मतलब क्या दोस्तों, ऐसा कोई कानून जो हमारे आपके अधिकारों की रक्षा करे और हमको आपको न्याय दिलाए। लेकिन क्या है कि कई बार कोई ऐसा अधिनियम बना दिया जाता है, तो उस अधिनियम में ही ऐसे प्रावधान नहीं रहते हैं जिससे कि व्यक्ति के साथ पूर्ण न्याय हो सके। तो उस बात को जो कि 1950 में विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, उसको विधि की विधिवत प्रक्रिया से हटा दिया गया। यानी कि अब हमको और आपको कोई अगर राइट टू लाइफ का मामला है, अनुच्छेद 21 के तहत कोई मामला अगर बनता है, तो मान लीजिए कि कानून में किसी को कोई प्रावधान कर दिया गया है, उसके तहत उसको छूट नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर उसके साथ उस कानून के आधार पे अन्याय हो रहा है, यानी न्याय नहीं हो रहा है, तो न्याय करने की जो प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट अपना सकती है, यानी कि विधि की विधिवत प्रक्रिया, जो कि नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। चलिए खैर दोस्तों, ये थोड़ा सा जटिल मुद्दा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये जानना चाहिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की विधिवत प्रक्रिया क्या होती है।
इसके अलावा दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद आर्टिकल 22, इसमें दो बात कही गई है। एक बात इसमें निरोध एवं गिरफ्तारी से हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। निरोध एवं गिरफ्तारी, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसमें यह बताया गया है कि देखिए हमारे यहाँ जो गिरफ्तारी होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है पुनिटिव, यानी सजा देने के लिए। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो आपकी गिरफ्तारी जो होगी वो पुनिटिव होगी, यानी दंडात्मक कार्रवाई होगी। और दूसरी है प्रिवेंटिव। दोस्तों प्रिवेंटिव का मतलब हुआ निरोधात्मक निरोध, यानी कि आप कोई सजा करें इससे पहले ही पुलिस को आप पे शक हो जाए, आप सस्पेक्ट हो जाए कि आप कोई अपराध कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे उसके लिए आपको पहले से ही आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपका निरोध कर सकती है। इसमें हमको आपको क्या स्वतंत्रता क्या मिली हुई है, या इसके तहत हमको आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दंडात्मक अगर आपको निरोध किया जा रहा है, यानी आपने कोई अपराध कर दिया है और आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, तो इसमें आपको तीन प्रकार की छूट मिलेगी या स्वतंत्रता मिलेगी। पहली तो यह है कि आपको जो है कारण बताना होगा पुलिस को कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है, नहीं दोस्तों, दूसरी बात इसमें यह है कि आपको वकील करने की सुविधा होगी, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल जो लॉयर्स हैं उनसे आप अपना जो है पक्ष रखने के लिए आप उनको हायर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको पुलिस दिलाएगी। सबसे पहले आपको कारण बताना होगा कि आपको किस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा चीज आपको वकील करने की सुविधा दी जाएगी। और जो तीसरी सुविधा इसमें यह है दोस्तों, वो आपको ये दी जाएगी कि 24 घंटे के अंदर आपको जो है लोकल मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना होगा, यानी कि जो भी लोकल मजिस्ट्रेट होगा 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। उसमें यात्रा करने में कितना समय लगेगा उस समय को निकाल के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस को। और अगर मजिस्ट्रेट आपको रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है तो फिर पुलिस उसके बाद आपको थाने में या कहीं भी नहीं रख सकती है। यह सुविधा हमको दोस्तों अनुच्छेद 22 में दिया गया है। इस प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था, जो कि दंडात्मक निरोध अगर किया जाएगा, यानी आपने कोई क्राइम कर दिया है उसके बाद अगर आपको पकड़ा जाता है तब आपको ये छूट जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जो इसका दूसरा भाग है दोस्तों, अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है उसमें निरोधक कानून की बात की गई है, यानी कि आपको अगर प्रिवेंट किया जाता है, अगर आप कोई सस्पेक्ट हैं, आप मान लीजिए कोई जैसे कि नक्सली है, कोई नक्सल एरिया का कोई आदमी है, या कोई टेररिस्ट है या ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, मान लीजिए, तो शक के आधार पे उस व्यक्ति को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको हिरासत में लिया जा सकता है। इस केस में अगर दोस्तों हिरासत में लिया जाएगा तो उसको जो है कारण बताया भी जा सकता है और मना भी किया जा सकता है, सिक्योरिटी के आधार पे कि हम आपको कारण बताएं या ना मना कर दें। तो यहां पे आप जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते जैसा कि पहले वाले केस में था। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज यह है कि उस व्यक्ति को जो है अधिकतम 3 माह तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर किसी को प्रिवेंशन के अंतर्गत अगर अप्रहेंड किया गया यानी पकड़ा गया है तो उसको 3 माह तक रखा जा सकता है, यानी पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। 3 माह के बाद उस पे एक न्यायिक समिति होगी और न्यायिक समिति की सिफारिश, अगर न्यायिक समिति को लगता है कि उस व्यक्ति को अभी भी जो है कानून के दायरे में या हिरासत में रखना चाहिए, तब आप रख सकते हैं, नहीं तो उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। 3 महीने से ज्यादा आप उसको नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 21 और 22 हमारे और आपके लिए जानने समझने के अलावा परीक्षा की प्रणाली के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 22 का जो दूसरा पार्ट जिसमें अभी हमने आपको बताया है, उसमें एक बात यह है कि ये जो 3 महीने की जो ड्यूरेशन है कि 3 माह तक आपको प्रिवेंट करके रखा जा सकता है, इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से
2 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी आपको प्रिवेंट किया जाएगा तो 3 माह तक आपको रखा जाएगा। और ये चीजें दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अगर प्रिवेंशन के तहत किसी को हिरासत में लिया जाता, अरेस्ट किया जाता, तो उसे कितने माह तक पुलिस मतलब थाने में या कहीं भी जेल में रख सकती है, तो वो है 3 माह। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके आधार पे हमको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, यहां से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और ये हमें आपको जानना भी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो बातें हमने आपको बताई हैं, इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको जानने और समझने में अच्छी भी लगेंगी और परीक्षा के लिए भी बेनिफिशियल सिद्ध होंगी। दोस्तों कमेंट करके आप हमें प्रोत्साहित जरूर करिए और बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।